हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे रिएक्ट का सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला हुक यूज़ स्टेट। हम जानेंगे यूज़ स्टेट हुक करता क्या है, कब इसको यूज़ करना चाहिए और यूज़ स्टेट से जुड़ी हर वो बात जो हमें हेल्प करेगी एक परफेक्ट रिएक्ट कंपोनेंट लिखने में। साथ ही साथ हम जानेंगे ये री रेंडरिंग का क्या मतलब होता है। जब भी हम रिएक्ट में काम करते हैं, जब भी कोई वीडियो देखते हैं, हर कोई बोलता है री रेंडरिंग री रेंडरिंग री रेंडरिंग। तो आज हम समझेंगे ये री रेंडरिंग का क्या मतलब है। सो विद दैट सेड, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास रिएक्ट का एक छोटा सा कंपोनेंट है जिसमें सिंपली एक फंक्शन है हैंडल ऐड और सिंपली दो इनपुट कंट्रोल्स हैं और एक बटन है जिसके क्लिक पे मैंने हैंडल ऐड फंक्शन को कॉल किया है और सिंपली एक h4 टैग है। ये कंपोनेंट मुझे यूआई में कुछ इस तरह से दिख रहा है। दो टेक्स्ट फील्ड हैं, एक बटन है और एक h4 टैग है। अभी मुझे यहाँ पर करना क्या है, अगर इस टेक्स्ट फील्ड में यूजर कोई भी नंबर एंटर करे तो मुझे सिंपली उन नंबर्स को ऐड करना है और रिजल्ट को इस h4 टैग में शो करना है। सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे यूजिंग प्लेन जावास्क्रिप्ट और उसके बाद हम रिएक्ट का सॉल्यूशन देखेंगे कि रिएक्ट में कैसे इस सॉल्यूशन को हम इंप्लीमेंट करें। सो जावास्क्रिप्ट में अगर मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है तो मैं सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी मेथड का यूज करूंगा। आईडी का यूज करके मैं इन टेक्स्ट फील्ड को गेट करके इनके अंदर जो वैल्यू है उनको फेच करूंगा और सिंपली आईडी का ही यूज करके इस h4 टैग को अपडेट करूंगा। सो चलिए अब इस प्रोसेस को हम कोड में इंप्लीमेंट करते हैं। तो सिंपली यहाँ पर मैं सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ num1 और सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी मेथड को इन्वोक करता हूँ और यहाँ पर मुझे आईडी पास करनी है। तो सिंपली यहाँ पर मैं नंबर 1 पास कर देता हूँ और यहाँ पर मैं डॉट वैल्यू प्रॉपर्टी का यूज करके जो भी यूजर ने टाइप किया है उसको गेट कर लूंगा। अब ये जो वैल्यू मुझे यहाँ पर मिलेगी ये मुझे एक स्ट्रिंग वैल्यू मिलेगी, तो इसको मैं सिंपली नंबर में कास्ट कर लेता हूँ यूजिंग नंबर फंक्शन और इस कोड को सिंपली मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ num1 को num2 कर देता हूँ। सिमिलरली मैं एक थर्ड वेरिएबल क्रिएट करता हूँ सम और इस सम में इन दोनों ही वेरिएबल्स के जो रिजल्ट हैं उनको मैं स्टोर करा लेता हूँ। यहाँ पर सिंपली मैं कर देता हूँ num1 प्लस num2। अब मुझे इस सम को ऐड करना है अपने इस h4 टैग में, तो सिंपली मैं इस डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी मेथड को कॉपी करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ और सिंपली नंबर 2 को मैं कर देता हूँ रिजल्ट और यहाँ पर मैं इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करूंगा अपने डेटा को अपडेट करने के लिए। यहाँ पर सिंपली मैं इस रिजल्ट इज स्ट्रिंग को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर टेम्पलेट लिटरल का यूज करके रिजल्ट इज और अपने सम वेरिएबल को मैं अपेंड कर देता हूँ। सिंपली यहाँ पर मैं सम लिख देता हूँ। इस कोड को मैं सेव करता हूँ और अगर मैं ब्राउजर में जाके नंबर 1 में 9 एंटर करूँ और नंबर 2 टेक्स्ट फील्ड में 4 और ऐड पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो आप देखोगे मेरा जो सम है वो अपडेट होके यूआई में दिख रहा है। अभी ये जो सॉल्यूशन था इसमें हमने प्योर जावास्क्रिप्ट का यूज किया। अब हम देखते हैं कैसे हम इस सॉल्यूशन को रिएक्ट में इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का जो सॉल्यूशन है ये रिएक्ट में वर्क तो कर रहा है बट ये एक एंटी पैटर्न है। बिकॉज अगर मुझे जावास्क्रिप्ट ही यूज करनी है तो मैं क्यों रिएक्ट यूज करूं, मैं जावास्क्रिप्ट ही क्यों ना यूज कर लूं। सो इस कोड को चलिए मैं पूरा रिमूव कर देता हूं क्योंकि ये किसी काम का नहीं है। अब मुझे यहाँ पर 3 वेरिएबल चाहिए, 2 वेरिएबल में जो भी यूजर टाइप करेगा मुझे वो रखना है और थर्ड वेरिएबल में मुझे रिजल्ट को रखना है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, 2 वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले num1, इसकी इनिशियल वैल्यू 0 रख लेता हूँ और एक दूसरा वेरिएबल मैं क्रिएट करता हूं जिसको मैं नाम दे देता हूं num2 और इन दोनों नंबर को ऐड करने के बाद मुझे उस रिजल्ट को किसी तीसरे वेरिएबल में रखना पड़ेगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेता हूं सम और इसकी भी इनिशियल वैल्यू मैं रखता हूं 0। अब यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो ये कि जैसे ही यूजर इस टेक्स्ट फील्ड में कुछ टाइप करे मुझे उस वैल्यू को गेट करना है। तो ब्राउजर हमें कुछ इवेंट्स देता है जिनका यूज करके हम जो भी यूजर टाइप कर रहा है वो गेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास ऑन क्लिक इवेंट है, ये एक माउस इवेंट है। तो अभी मुझे कीबोर्ड का इवेंट चाहिए, तो एक इवेंट है ऑन इनपुट। ऑन इनपुट तब ट्रिगर होता है जब टेक्स्ट फील्ड में यूजर कुछ भी लिखता है। तो मुझे सिंपली इन दोनों ही इनपुट टेक्स्ट फील्ड में ऑन इनपुट इवेंट को बाइंड करना पड़ेगा और सिंपली एक फंक्शन पास करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस फंक्शन का जो नाम है हैंडल इनपुट 1। सिमिलरली इस कोड को मैं कॉपी करता हूँ और अपने सेकेंड टेक्स्ट फील्ड में भी लगा देता हूँ और इसे मैं नाम देता हूँ हैंडल इनपुट 2 और सिंपली इन फंक्शंस को चलिए इंप्लीमेंट कर लेते हैं। फंक्शन हैंडल इनपुट 1 और इस फंक्शन को अगेन मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ हैंडल इनपुट 2। तो अभी मेरा हैंडल इनपुट 1 और हैंडल इनपुट 2 फंक्शन रेडी है।
जब भी ये फंक्शन कॉल होंगे मुझे पैरामीटर में एक इवेंट ऑब्जेक्ट मिलेगा। इसी इवेंट ऑब्जेक्ट का यूज करके जो भी यूजर ने टाइप किया है वो मैं गेट कर सकता हूँ। सो मैं सिंपली यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ वैल्यू और अगेन नंबर फंक्शन और सिंपली इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ऐसा करके जब मैं इस वैल्यू वेरिएबल को कंसोल करूंगा तो आप देखोगे मुझे अपडेटेड वैल्यू मिल जाएगी। सो अभी इस कोड को मैंने सेव कर दिया है। ब्राउजर को रिफ्रेश करते हैं और इस नंबर 1 टेक्स्ट कंट्रोल में मैं कुछ टाइप करता हूं। तो जैसे जैसे मैं टाइप कर रहा हूं आप देख रहोगे कंसोल में मुझे अपडेटेड वैल्यू देखने को मिल रही है। सो सिमिलरली इस कोड को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं अपने सेकंड फंक्शन के लिए और अब इन फंक्शन को थोड़ा हम मॉडिफाई कर देते हैं। अभी मुझे इन कंसोल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता चल चुका है मुझे मेरा डेटा मिल रहा है। सो मैं डायरेक्टली अपने num1 और num2 वेरिएबल में सीधे वैल्यू असाइन कर देता हूँ और इस कोड को मैं कॉपी करके अपना फंक्शन 2 भी अपडेट कर देता हूँ। सो अभी यूज़र ने जो भी एंटर किया है वो मुझे मिल चुका है। अब मुझे इन दोनों वेरिएबल्स को ऐड करना है और सम को ब्राउजर पर शो करना है। सो सिंपली ये जो हैंडल ऐड फंक्शन है इसमें मैं सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2 कर देता हूँ और ये जो सम वेरिएबल है इसको मैं सिंपली कंसोल कर देता हूँ। अभी अगर मैंने कोड को सेव किया तो मुझे कुछ एरर देखने को मिल रही है। देखते हैं ये एरर क्या है। यहाँ पर लाइन नंबर 21 में मैंने कुछ गलत कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इवेंट ऑब्जेक्ट यूज तो किया है बट इसको रिसीव नहीं किया है। सो यहाँ पर जो एरर है वो रिजॉल्व हो गई है। मैं सिंपली ब्राउजर को रिफ्रेश करता हूँ। नंबर 1 में मैं 2 डालता हूँ और नंबर 2 में मैं 4 डालता हूँ। अभी अगर मैं ऐड पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो सम है वो मुझे कंसोल में एकदम सही देखने को मिल रहा है बट मुझे इस सम को यूआई पर शो करना है ना कि कंसोल में। सो अगर मुझे इस सम वेरिएबल को यूआई पर शो करना है तो मुझे इसे अपनी JSX में इंक्लूड करना पड़ेगा। ये जो मैंने JSX लिखी है यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेस का यूज करके एक वेरिएबल को यूज कर सकता हूँ। सो यहाँ पे सिंपली मैं सम ऐड कर देता हूँ। अभी कोड को सेव करता हूँ तो ब्राउजर में मुझे 0 एज अ इनिशियल वैल्यू देखने को मिल रही है सम की। अभी अगर मैं इस इनिशियल वैल्यू को कर दूं 100, कोड को सेव करूं तो आप देखोगे मुझे यहाँ पर 100 देखने को मिल रहा है। सो दैट मीन्स मेरा ये जो सम वेरिएबल है ये यूआई पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो चलिए मैं इस ऐड पे क्लिक करता हूँ और देखता हूँ मेरा ये रिजल्ट अपडेट होता है या नहीं। सो ऐड पे क्लिक करने से पहले मैं अपनी इनिशियल वैल्यू को 0 कर देता हूँ और ब्राउजर को रिफ्रेश कर लेते हैं और अगेन नंबर 1 टेक्स्ट कंट्रोल में मैं सिंपली 2 डालता हूँ और नंबर 2 में 10 डाल देते हैं। अभी अगर मैं ऐड पे क्लिक करूंगा तो आप देखो कंसोल में मुझे अपडेटेड रिजल्ट मिल रहा है बट मेरा यूआई नहीं अपडेट हुआ। सो यूआई अपडेट ना होने का रीजन ये है कि रिएक्ट के पास कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिसका यूज करके वो ये ट्रैक कर पाए कि कोई लोकल वेरिएबल अपडेट हुआ है और उसको यूआई को अपडेट करने की जरूरत है। इसी प्रॉब्लम को रिएक्ट ने सॉल्व किया है यूजिंग यूज स्टेट हुक। यूज स्टेट हुक का यूज करके हम कुछ स्पेशल वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स। जब भी वो स्टेट वेरिएबल्स चेंज होते हैं सो रिएक्ट को पता चल जाता है कि कुछ चेंज हुआ है और मुझे यूआई को अपडेट करने की ज़रूरत है। इसी वजह से हम यूज स्टेट हुक का यूज़ करते हैं सो दैट जब डेटा चेंज हो मेरा यूआई अपडेट हो जाए। सो चलिए इस यूज स्टेट हुक को यूज़ करना सीखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, रिएक्ट पैकेज से यूज स्टेट हुक को मैं सिंपली इंपोर्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से और जब भी मैं इस यूज स्टेट हुक को कॉल करूंगा तो ये मुझसे एक इनिशियल वैल्यू एक्सपेक्ट करता है जो ये यूज करता है वेरिएबल पे असाइन करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे सम वेरिएबल क्रिएट किया था और इसकी इनिशियल वैल्यू मैंने 0 पास की थी तो अभी मुझे यहाँ पे इनिशियल वैल्यू पास करनी पड़ेगी। मैं इस सम वेरिएबल को हटा देता हूँ और ये जो यूज स्टेट हुक मैंने कॉल किया है इसमें इनिशियल वैल्यू मैं 0 पास कर देता हूँ। सो जब भी मैं इस यूज स्टेट हुक को कॉल करूंगा ये मुझे एक एरे रिटर्न करके देता है और उस एरे में 2 चीजें होती हैं। सबसे पहले इंडेक्स में होता है मेरा वेरिएबल और दूसरे इंडेक्स पे होता है फंक्शन जिसका यूज करके मैं अपने स्टेट वेरिएबल को अपडेट कर सकता हूं। सो सिंपली यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूं ARR। अब इस ARR वेरिएबल को मैं कंसोल करके भी चेक कर लेता हूं कि इसके अंदर है क्या और अगेन मैं एक सम वेरिएबल क्रिएट कर देता हूं सो दैट मुझे कंसोल में एरर देखने को ना मिले। अभी मैं कोड को सेव करता हूं, ब्राउजर में चलते हैं तो मुझे यहाँ एक एरे मिल रहा है जिसमें 2 चीजें हैं।
सबसे पहले इंडेक्स में है मेरा वेरिएबल और दूसरे इंडेक्स में है फंक्शन। अभी अगर मैं इनिशियल वैल्यू को कर दूं 9 तो आप देखोगे मुझे ये जो एरे मिल रहा है इसके पहले इंडेक्स में मेरा इनिशियल वेरिएबल है। अभी रिएक्ट हमें रेकमेंड करता है कि ये जो एरे मुझे मिल रहा है इसे मैं इमीडिएटली डीस्ट्रक्चर कर लूँ, लाइक कुछ इस तरह से। पहले इंडेक्स में मुझे वेरिएबल मिलेगा तो उसका नाम मैं रख देता हूँ सम, और दूसरे इंडेक्स में मुझे मेरा फंक्शन मिलेगा। सो रिएक्ट उस फंक्शन को भी नेम करने के लिए एक कन्वेंशन बना के रखा है। रिएक्ट क्या बोलता है कि आप सबसे पहले सेट वर्ड लिखो और फिर उसके बाद अपने उस स्टेट वेरिएबल का नाम। सो यहाँ पे मैं सम लिख लेता हूँ। अभी आप इस वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो, बट आप एक कन्वेंशन फॉलो करोगे तो आपका कोड बेस थोड़ा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे ये जो सम है इसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए सो दैट हम इसे ईजिली पढ़ सकें। सो अभी मैं ये जो लेट सम है इसको रिमूव कर देता हूँ। अभी कोड को सेव करते हैं। अभी अगेन मुझे एक एरर देखने को मिल रही है, देखते हैं क्या है। ARR इज नॉट डिफाइंड। सो हम सिंपली इस कंसोल को भी हटा देते हैं। और अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो सम मैं डायरेक्टली अपडेट कर रहा हूँ। अभी मुझे इसको अपडेट करना है इस सेटर फंक्शन का यूज करके। सो मैं सिंपली क्या करता हूँ, इस लाइन को रिमूव करता हूँ और सेट सम फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ। ये जो सेट सम फंक्शन है इसमें मुझे वो अपडेटेड वैल्यू भेजनी है जो मुझे अपडेट करनी है। सो यहाँ पे सिंपली मैं num1 प्लस num2 भेज देता हूँ और ऐसा करके मैं ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ और इस नंबर 1 टेक्स्ट फील्ड में मैं 2 डालता हूँ और नंबर 2 टेक्स्ट फील्ड में मैं 10 डालता हूँ। यहाँ पे जो 9 है ये इस वजह से आ रहा है बिकॉज मैंने इनिशियल वैल्यू 9 रखी है। इसको मैं चलिए 0 ही कर देता हूँ। जैसे ही मैंने कोड को सेव किया ये 0 हो गया और मेरा जो टेक्स्ट फील्ड है वो रिसेट हो गया। सो यहाँ पे मैं 10 डाल देता हूँ और नेक्स्ट में मैं 20 डाल देता हूँ। अभी अगर मैं ऐड पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे मेरा UI अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे मुझे 30 देखने को मिल रहा है। सो यही काम है यूज स्टेट हुक का। हमें सिंपली एक स्पेशल स्टेट वेरिएबल देना। जब भी वो स्टेट वेरिएबल चेंज होगा मेरा रिएक्ट का कंपोनेंट री रेंडर होगा। अभी ये री रेंडर वर्ड समझ लेते हैं कि ये री रेंडर का क्या मतलब होता है। सो री रेंडर का मतलब होता है अपने इस ऐप कंपोनेंट को दोबारा कॉल करो विथ अपडेटेड वैल्यू। इस री रेंडर का मतलब ये कतई नहीं है कि आपका UI भी अपडेट होगा। रिएक्ट 2 फेजेस में UI को अपडेट करता है। जो पहला फेज है वो है रेंडर फेज, जिसमें रिएक्ट डिफिंग एल्गोरिदम का यूज करके चेंजेस को फाइंड आउट करता है कि क्या चेंज हुआ है, और अगर कुछ चेंज होता है तभी रिएक्ट UI को अपडेट करता है, अदरवाइज रिएक्ट UI को अपडेट नहीं करता। सो अगेन री रेंडरिंग का मतलब है कॉल योर कंपोनेंट अगेन विथ अपडेटेड वैल्यूज और डिफिंग एल्गोरिदम का यूज करके फाइंड आउट करो कोई डिफरेंसेस हैं या नहीं, और अगर कोई डिफरेंसेस नहीं है तो UI को अपडेट मत करो। सो हम कोड में चलते हैं और देखते हैं ये री रेंडरिंग कैसे वर्क करती है। सो यहाँ हम कोड में आ चुके हैं। ब्राउजर में मैं सिंपली फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड में 20 डालता हूँ, सेकेंड में मैं 30 डालता हूँ और ऐड पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे 50 देखने को मिल रहा है। अभी अगर मैं इस 30 को कर दूं 100 और मैं इस ऐड बटन पे क्लिक करूं तो आप देखोगे ये जो सम है ये मुझे 100 देखने को मिल रहा है, बट इसे होना चाहिए था 120। सो अब समझते हैं कि ये 100 मुझे क्यों देखने को मिला। सो अभी मैं ब्राउजर को रिफ्रेश कर देता हूँ और इस फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड में 10 एंटर करता हूँ, सेकेंड में 20। अभी अगर मैं इस ऐड बटन पे क्लिक करूंगा तो होगा क्या, मेरा ये हैंडल ऐड फंक्शन कॉल होगा और ये जो सेट सम फंक्शन है ये कॉल होगा और इसमें num1 प्लस num2 की वैल्यू जाएगी जो कि होगी 30। सो जब भी ये सेट सम फंक्शन कॉल होगा ये एक री रेंडर को ट्रिगर करेगा और री रेंडर में क्या होगा, मेरा ये ऐप कंपोनेंट कॉल होगा विथ अपडेटेड वैल्यूज। ये जो सम है अब इसकी वैल्यू हो चुकी है 30। मेरा ये ऐप कंपोनेंट दोबारा कॉल हो रहा है, आप इस बात को ध्यान देना, दोबारा कॉल हो रहा है। सो जब मेरा कंट्रोल पहुंचेगा लाइन नंबर 10 पे तो num1 की जो वैल्यू है वो 0 सेट हो जाएगी, num2 की भी वैल्यू 0 सेट हो जाएगी और अगेन मेरा जो UI है वो मुझे 30 के साथ देखने को मिल जाएगा। अभी अगर मैं इस 20 को कर दूं 200 तो मेरा num2 तो अपडेट हो गया है बट मेरा num1 ये 0 ही है। सो इसी वजह से अब जब मैं इस ऐड बटन पे क्लिक करूंगा तो मुझे 200 देखने को मिलेगा। ये जो 10 है ये अब लॉस्ट हो चुका है। सो ये जो यूज स्टेट हुक हम यूज करते हैं इसका यूज करके जो हम स्टेट वेरिएबल क्रिएट करते हैं रिएक्ट बस इसी को मेमोराइज करके रखता है।
इसी को रिमेंबर करके रखता है। इसकी जो अपडेटेड वैल्यू है बस वही वैल्यू रिएक्ट रिमेंबर रखता है, और जो बाकी लोकल वेरिएबल्स हैं वो दोबारा से क्रिएट होते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे इस num1 और num2 इन दोनों को स्टेट वेरिएबल में रखना पड़ेगा, सो दैट जब मेरा कंपोनेंट दोबारा से कॉल हो तो मुझे प्रीवियस वैल्यूज मिले, वो लॉस्ट ना हो। सो अभी मैं इन दोनों को हटाता हूं यहां से और सिंपली यहां पे दो स्टेट वेरिएबल्स क्रिएट करता हूं, num1 और इसे मैं नाम देता हूं set num1, सिमिलरली num2 और set num2, और सिंपली इंस्टेड ऑफ अपडेटिंग दिस num1 डायरेक्टली यहाँ पे मैं setter फंक्शन का यूज करूंगा, set num1। इस कोड को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ set num2। कोड को सेव करते हैं और ब्राउजर में जाके इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे अभी अगर मैं डालूं 10, 20 और ऐड पे क्लिक करूं तो आप देखोगे ये जो रिजल्ट है ये अपडेट हो रहा है। अभी अगर मैं इसको कर दूं 200 और अगेन ऐड पे क्लिक करूं तो मुझे अपडेटेड वैल्यू देखने को मिलेगी। सो यहाँ पर यूज स्टेट हुक का जो यूजेस है वो एकदम क्लियर है। यूज स्टेट हुक हम यूज करते हैं स्टेट वेरिएबल क्रिएट करने के लिए। स्टेट वेरिएबल एक स्पेशल टाइप के वेरिएबल होते हैं। जब भी स्टेट वेरिएबल्स चेंज होते हैं रिएक्ट रीरेंडर को ट्रिगर करता है। रीरेंडर का क्या मतलब है? कॉलिंग योर फंक्शन विथ अपडेटेड वैल्यूज। रीरेंडर का मतलब ये कतई नहीं है कि आपका यूआई अपडेट होगा। रिएक्ट यूआई को दो फेजेस में अपडेट करता है, रेंडर फेज एंड कमिट फेज। जब स्टेट वेरिएबल्स चेंज होते हैं तो रेंडर फेज ट्रिगर होता है जो फाइंड आउट करता है कि मुझे यूआई को अपडेट करना है या नहीं। और ये जो यूज स्टेट हुक है ये एसिंक्रोनसली काम करता है। फॉर एग्जांपल अभी ये जो सेट सम फंक्शन मैंने कॉल किया है, अगर इसी के नीचे जैसे मैंने यहाँ पे सम को कंसोल किया है तो मुझे यहाँ पर अपडेटेड वैल्यू नहीं मिलेगी, मुझे यहाँ पर प्रीवियस वैल्यू मिलेगी। बिकॉज ये जो सेट सम फंक्शन है ये हैंडल ऐड फंक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद कॉल होगा। सो चलिए इस चीज़ को हम एक बार डिमॉन्स्ट्रेट करके भी देख लेते हैं। मैं ब्राउजर को रिफ्रेश करता हूँ और इस टेक्स्ट फील्ड में मैं डालता हूँ 10, सेकंड में डालते हैं 20 और ऐड पे क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हो यूआई तो मेरा अपडेट हो गया, बट कंसोल में मुझे सम 0 देखने को मिला। बिकॉज ये जो सेट सम फंक्शन है ये अपने अपडेट को शेड्यूल करेगा और ये तभी रन होगा जब मेरा हैंडल ऐड फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो रिएक्ट ने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया है। अगर आपको इमीडिएटली अपडेटेड वैल्यू चाहिए तो आप इंस्टेड ऑफ पासिंग अ वैल्यू एज अ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट आप एक फंक्शन यहां पे पास कर दो, और इस फंक्शन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है एक अपडेटेड वैल्यू को रिटर्न करना। जो भी वैल्यू को आप रिटर्न करोगे वो वैल्यू आपके स्टेट वेरिएबल में सेव हो जाएगी। सो अभी अगर मैं यहां से रिटर्न कर दूं 10 तो मेरा जो सम स्टेट वेरिएबल है उसमें 10 सेव हो जाएगा हार्ड कोडेड। अभी अगर मैं इस ब्राउजर को रिफ्रेश करूं और इस ऐड बटन पे क्लिक करूं तो आप देखोगे रिजल्ट इज 10, बिकॉज मैंने अपने सेटर फंक्शन में ये जो कॉलबैक फंक्शन पास किया है इससे मैंने 10 हार्ड कोडेड रिटर्न किया है और यही रिटर्न वैल्यू मेरे सम स्टेट में सेव हो जा रही है। बट ये जो कंसोल है ये अभी भी मुझे 0 दे रहा है। सो ये जो सेटर फंक्शन है ये अभी भी एसिंक्रोनसली कॉल होगा। बट अभी यहाँ पर मेरे पास एक पावर है कि मैं ये जो मैंने सेटर फंक्शन यूज किया है इसमें मैं अपडेटेड वैल्यू को गेट कर सकूं। सो ये जो फंक्शन मैंने एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया है इसका जो पहला आर्ग्यूमेंट है यहाँ पर मुझे मेरी प्रीवियस स्टेट मिलती है। इसे मैं नाम दे देता हूँ लाइक प्रीवियस सम, और रिटर्न करने से पहले मैं सिंपली इस प्रीवियस सम को कंसोल कर लेता हूँ, प्रीवियस सम, और कोड को सेव करते हैं, ब्राउजर में चलते हैं। अभी अगर मैं इस ऐड बटन पे क्लिक करूं तो आप देखोगे मुझे एरर मिली, कंसोल इज नॉट अ फंक्शन, बिकॉज मैंने लॉग मेथड को कॉल नहीं किया है। ठीक है, अभी ब्राउजर को रिफ्रेश करते हैं, ऐड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो प्रीवियस वैल्यू है वो मुझे 0 मिल रही है। अभी इस रिटर्न 10 की जगह अगर मैं यहाँ पे कर दूं num1 प्लस num2 और ब्राउजर को रिफ्रेश करूं, नंबर 1 में मैं डालूं 10, नंबर 2 में 20, ऐड पे क्लिक करूं तो जो प्रीवियस वैल्यू है वो मुझे 0 मिल रही है। अभी अगर मैं 20 को कर दूं 200 और ऐड पे क्लिक करूं तो आप देखोगे जो प्रीवियस वैल्यू है वो मुझे 30 मिल रही है। सो इस सेटर फंक्शन का यही एडवांटेज है कि मैं यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ, और अगर मैं कोई काम करना चाहूँ अपडेटेड वैल्यू पे सो इस सेटर फंक्शन के अंदर कर सकता हूँ। बट ये सेटर फंक्शन भी एसिंक्रोनसली कॉल होगा, सो आप इस बात का ध्यान रखना।
सो ये थी कुछ बातें यूज स्टेट हुक के बारे में। आई होप कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो मेरे पास आपके लिए एक अपडेट है। इस सैटरडे 12 से 3 मैं 3 घंटे की मास्टर क्लास ले रहा हूँ CSS के ऊपर, जहाँ पे मैं कंप्लीट CSS सिखाऊंगा फ्रॉम CSS सेलेक्टर्स टू ट्रांजिशंस एंड एनिमेशंस। और मैं बूटस्ट्रैप और टेलविंड CSS की फाउंडेशन भी रखूंगा, जिससे आपको इन फ्रेमवर्क्स को समझने में बहुत ईजी हो जाए। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो रजिस्ट्रेशन लिंक आप डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में देख सकते हो। और लेट मी नो इन कमेंट्स कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।